हेलो जैन साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2026 से रिलेटेड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जो है हिंदी कुछ अलग टाइप से पूछ रही, तो अब एक मात्र सब्जेक्ट बचता है हिंदी के अलावा जिसमें आप पूरे में से पूरे कर सकते हैं, वो है जीके जीएस। क्या है? जीके जीएस जो है उसमें आप पूरे में से पूरे कर सकते हैं। तो हर रोज मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ और तीनों शिफ्टों के लिए यह क्लास जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। हर रोज सुबह ही कर देता हूँ ताकि तीनों शिफ्ट के बच्चों को यह क्लास महत्वपूर्ण लगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगेगा और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करूँगा, शुरुआत करूँगा आज के क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 उसको संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो वो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 जो है क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त करता है जिसके तहत जो किसमें सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। कितने तरह की? 5 तरह की। 5 तरह की रिट जो हम सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के मुताबिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही आर्टिकल 32 को जो है संविधान का हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। किससे? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसको नेपाल में जो सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, सागर माथा। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा, क्या? तिब्बत में जो किसमें? तिब्बत में चोमोलुंगमा मतलब बर्फ की देवी कहा जाता है। इसकी वर्तमान ऊंचाई जो है वर्तमान समय में कितनी है? 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर के साथ जो है यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में चोमोलोंगमा या बर्फ की देवी भी कहते हैं। आप लोगों के एग्जाम में बर्फ की देवी आ जाएगा तो वो किसके कहाँ पर बोलते हैं? तिब्बत में या चोमोलोंगमा बोलते हैं। तो राइट आंसर जो होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? किसकी वजह से? विटामिन V1 की वजह से। विटामिन V1 की वजह से जो कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन वी का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। यह पॉलिश किए हुए चावल खाने में शरीर में कम हो सकता है। यह पॉलिश किए हुए चावल खाने से शरीर में कम हो सकता है। थायमीन जो कैसे कम हो सकता है शरीर में? पॉलिश किए हुए चावल के कारण जो है विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी रोग शरीर में हो सकता है, और इसका रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन। इसका विटामिन B1 का। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो गुरु अर्जन देव सिंह ने करवाया था। किसने? गुरु अर्जन देव जी सिंह ने जो है
गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में स्थित है क्या? गोल्डन टेम्पल, जो कि गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने बनवाया था। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था। अमृतसर शहर जो किसने बसाया था? तो वो बसाया था गुरु रामदास जी ने। किसने? गुरु रामदास जी ने अमृतसर बसाया था। गुरु अर्जन देव सिंह ने अमृतसर में स्वर्ण टेम्पल बनाया था। जबकि सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव सिंह ने हरमिंदर साहिब मतलब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। या तो आप लोगों से स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहिब भी पूछ सकता है। हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया? तो क्या थे? सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव सिंह। उन्होंने जो है गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, गुरु अर्जन देव सिंह। और गुरु रामदास जी ने जो क्या किया था? अमृतसर शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो कब? 1931। 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है चले गए थे। या भाग लेने के लिए सहमत हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कब? 1930 के बाद, इरविन समझौते के बाद जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी? 12 जोड़ी। कुल मिलाकर 24 पसलियां होती हैं। एक तरफ 12 होती हैं, दूसरी तरफ 12। तो टोटल मिला के जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 24 पसलियां होती हैं। आप लोगों से संख्या डायरेक्ट पूछे तो 24, अगर जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी। तो मानव शरीर में पसली कितनी होती है? 24 पसलियां होती हैं और 12 जोड़ी होती हैं। ये पसलियां सामने की ओर स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ी होती हैं। किस हड्डी से जुड़ी होती हैं? स्टर्नम नामक हड्डी से। पसलियां जो किससे? स्टर्म स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं। तो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। कितनी? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं और टोटल जो है 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1935, 1935। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी, गलती गलती। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब? 1949 में। और 1935 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। 1935 में जो स्थापना हुई थी और 1949 में जो क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में देंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में देंगे। तो राइट आंसर होगा 1949 में जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप 1935 मत लगा देना, 1935 स्थापना दिवस, यह स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो किसके? कादम्बरी पुस्तक के लेखक थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र भी लिखी है। हर्षचरित्र और कादम्बरी जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये बाणभट्ट जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। और बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा
भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से होकर जो है क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य दिए हुए हैं नीचे, इन्हीं राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो राइट आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। सफेद रक्त कणिका जो है उनका मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को सैनिक भी कहा जाता है। किसका? शरीर का सैनिक, क्योंकि वो रोगों से रक्षा करता है। रक्षा करने वाला हमेशा सैनिक होता है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। इनका जीवन काल बहुत कम है, 2 से 5 दिन होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन का ही होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? तो किसने? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जो है 1191 का प्रथम तराइन युद्ध जीता था। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। और युद्ध किन के बीच लगाया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो 1192 के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। दूसरे युद्ध में कौन जीता था? तो दूसरे युद्ध में जो मोहम्मद गौरी जीता था। पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ था पहला और दूसरा 1192 में। आप लोग इन्हें सिंपली याद रख सकते हैं कि क्योंकि ये लगातार हुए थे, पहले 1191 में, फिर 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीते थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो किससे? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डेसिबल। मनुष्य के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि सबसे आरामदायक मानी जाती है। कितनी? 45 डेसिबल से कम या 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए आरामदायक है, और 45 से ऊपर जाने वाली मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। अब तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल में जैसे ही कोई विकेट गिरता है या सिक्स लगता है या धोनी की एंट्री होती है, तो जब वहां देखते हैं कोने पर एक पर आता है 135 डीबी डेसिबल, मतलब 125 डेसिबल। 125 डेसिबल जो है साउंड है, मतलब इतने तेज लोग चिल्ला रहे हैं कि उनकी ध्वनि जो कितनी है? 125 डेसिबल है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। राज्यसभा की आयु, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो राज्यसभा की पूछी थी, आप लोग कमेंट देंगे। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल की। किसकी? मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल की पंक्ति क्या है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नेक्स्ट, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो क्या है? हीरे की चमक का मुख्य कारण है। कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने उनकी सैन्य विजयों के कारण उन्हें यह उपाधि दी थी। क्या थी? उपाधि दी थी। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को किसने नेपोलियन कहा था? तो बी ए स्मिथ ने। बी ए स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। किसका? भारत का नेपोलियन कहा था। किसको? समुद्रगुप्त को। किसने? बी ए स्मिथ ने। किस कारण? उनकी सैन्य विजयों के कारण उन्हें यह उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919। रोलैक्ट एक्ट जो 1919 में जो है पारित हुआ था। इसे कालू कानून भी कहा जाता है क्योंकि बिना मुकदमे के जेल भेजने का प्रावधान था। तो रोलैक्ट एक्ट क्या था? इसे काला कानून भी कहते हैं। इसमें बिना मुकदमे के जेल भेजने का प्रावधान भी था। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, रोलैक्ट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 18। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से जो लीवर, कौन सा? लीवर। लीवर जो है किससे? पीलिया रोग से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लीवर यानी यकृत। अब आप लोग ये सोचेंगे कि लीवर तो हमें याद है इंग्लिश में, लेकिन हमारा आप लोग अगर हिंदी में एग्जाम दोगे तो हिंदी में कौन सा? यकृत। क्या नाम है? यकृत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी, उन्होंने यह पुस्तक अहमदनगर किले की जेल में रहने के दौरान लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह किताब कहाँ लिखी थी? अहमदनगर किले की जेल में। अहमदनगर किले की जेल में जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है लिखी थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776, कब? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की किताब है, 1776 में प्रकाशित हुई थी और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लगा होगा। क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। और मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली है, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप लोग वहां पर वोट डालकर या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।